पीएम मोदी हैदराबाद हाउस पहुंच गए हैं। आपको तस्वीरें वहां की दिखा दें। वो उर्सुला वॉन के साथ मौजूद हैं। आज ईयू पर ये अहम एफटीए डील साइन हो सकती है और उसके बाद ये बेहद ऐतिहासिक कदम, क्योंकि 18 साल से इसका प्रयास किया जा रहा था जिसमें एफटीए को लेकर कई बदलाव किए जाएंगे और साथ ही निर्यात जो हिंदुस्तान से ईयू देशों को किया जाता है उसमें कई तरह के रिलीफ इस एफटीए एग्रीमेंट द्वारा दिए जा सकते हैं। कई चीजों पर पूर्णतः शुल्क जो निर्यात पर लगाया जाता है वो माफ हो सकता है या फिर कम किया जा सकता है, जिससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। कई ऐसे निर्यातक हैं जो इस कदम से बेहद खुश हैं क्योंकि ट्रंप द्वारा लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ का ये तोड़ माना जा रहा है। इससे डिमांड को और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा और साथ ही भारत का व्यापार बढ़ेगा। कल भी उर्सुला वॉन गणतंत्र दिवस की परेड में मौजूद थी और आज हैदराबाद हाउस की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी हैदराबाद में दरअसल कई महत्वपूर्ण समझौते किए जाते हैं और आज भी उसमें एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। वो समझौता जिसको लेकर भारत और ईयू के देश दोनों ने अपने कदम बढ़ाए हैं। पिछले 18 सालों से ये प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आज उर्सुला वॉन जो आप देख सकते हैं वो इस समझौते के वक्त मौजूद हैं। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। एक नया इतिहास प्रणय ये, और ये जो डील हुई है इसमें कौन कौन सी बातें सील हो गई? देखिए अर्पिता, इसे मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है क्योंकि ये दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था यानी भारत और दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक समूह यानी यूरोपीय संघ के बीच होने वाला मुक्त व्यापार समझौता है। जिन आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं वो 2 अरब से ज्यादा की आबादी, दुनिया के 25% की जीडीपी यानी करीब $25 ट्रिलियन की इकोनॉमी को प्रभावित करने वाला समझौता हो सकता है, जिसके अंदर यूरोप और भारत दोनों को एक दूसरे के बाजारों के अंदर ज्यादा एक्सेस मिल सकेगा, एक दूसरे के साथ व्यापार के अंदर सहूलियत होगी। और ये समझौता अर्पिता एक ऐसे समय में आया है जब दुनिया के अंदर एक जबरदस्त उथल पुथल देखने को मिल रही है, चाहे जियोपॉलिटिकल टेंशंस की हम बात करें या जियो इकोनॉमिकल टर्बुलेंस की हम बात करें। ऐसे में जबकि टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, मार्केट इकोनॉमीज एक दूसरे के खिलाफ प्रोटेक्शनिज्म का इस्तेमाल कर रही हैं, ऐसे में भारत और यूरोप एक दूसरे के साथ साझेदारी बढ़ा रहे हैं जिसके अंदर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हम जिन आंकड़ों की बात कर रहे हैं उसके अंदर यूरोप के अंदर करीब 8 लाख नौकरियां भारत के साथ होने वाले करीब $180 अरब के कारोबार पर निर्भर हैं। साथ ही भारत के अंदर करीब 3 करोड़ से ज्यादा की जो रोजगार हैं वो यूरोप के साथ होने वाले करीब $180 अरब के कारोबार पर निर्भर हैं। और आंकड़ा ये बताता है कि ये जो व्यापार है इसे $200 अरब से ज्यादा बढ़ाया जाना है, खासतौर पर इस मुक्त व्यापार समझौते के बाद। यानी जाहिर तौर के ऊपर भारत के अंदर न केवल यूरोप से आने वाले कई उत्पाद ज्यादा बेहतर तरीके से उपलब्ध हो सकेंगे, सस्ते दामों पर उपलब्ध हो सकेंगे, इसके अलावा रोजगार के अवसर भी बढ़ सकेंगे। ऐसे समय में जबकि भारत के कामगारों को, भारत के उद्योगों को जरूरत है कि बेहतर तकनीक मिल सके, साथ ही बेहतर निवेश आ सके और साथ ही उन्हें अपने उत्पादों के लिए बेहतर बाजार मिल सके। यूरोप के बाजार के अंदर भारत से जाने वाले चमड़ा हो, चाहे जेम्स एंड ज्वेलरी हो, भारत का टेक्सटाइल हो, उसके लिए जो टैरिफ अभी तक लगाए जा रहे थे उनके ऊपर काफी कमी आएगी। यानी भारत के उत्पाद ज्यादा बेहतर तरीके से यूरोपीय संघ के बाजार के अंदर बिक पाएंगे। इसके अलावा हम रक्षा और सामरिक क्षेत्र के अंदर भी नई साझेदारी की तरफ देख रहे हैं, जो अब से थोड़ी देर बाद मेरे पीछे जो आप हैदराबाद हाउस का गेट देख रही हैं, ये हैदराबाद हाउस वो जगह है जहां पर 16वीं भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उर्सुला वॉन डर लेयन और एंटोनियो कोस्टा इसके अंदर मौजूद होंगे। साथ ही दोनों तरफ के प्रतिनिधिमंडलों के साथ में कई व्यापक मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी। और जैसा कि अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये न केवल मदर ऑफ ऑल डील्स है बल्कि ये दोनों देशों के बीच में एक लोकतांत्रिक साझेदारी का भी नमूना होगा। यानी केवल अर्थ के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि मूल्यों के क्षेत्र में भी किस तरीके से भारत और यूरोप एक नई नजीर पेश कर रहे हैं। ऐसे समय में जबकि टैरिफ लगाए जा रहे हैं, ऐसे समय में जबकि दुनिया में काफी उथल पुथल है, ये दोनों क्षेत्र इस समय में क्यों पास आए हैं उसको समझने के लिए ये देखना होगा कि आखिर दुनिया में हो क्या रहा है। ऐसे में जबकि आर्थिक जो है असंतुलन बढ़ा है, कोविड के बाद यूरोप में इस चीज को महसूस किया गया कि कई क्षेत्रों के अंदर चीन पर उनकी जो निर्भरता है वो करीब 90% तक हो चुकी है। चाहे हम चिप्स की बात करें, चाहे सोलर पैनल्स की बात करें। और इसके बाद यूरोप में ये घबराहट बढ़ने लगी कि चीन के ऊपर इतनी निर्भरता ठीक नहीं है और इसीलिए चाइना +1 की पॉलिसी के साथ देखा जाना चाहिए। भारत एक मजबूत साझेदार भी हो सकता है जिसके साथ लोकतांत्रिक मूल्य भी यूरोप साझा करता है और ऐसे में भारत की तरफ मुड़ना यूरोप की जरूरत भी था और यूरोप की
उम्मीद भी। और इसके बाद 2022 के बाद जैसे इस समझौते की गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी, उसके बाद आज हम उस जगह पर खड़े हैं जहां पर भारत और ईयू के बीच में, यूरोपीय संघ के बीच में आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। ये दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण बना है। ये समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। ये समझौता ट्रेड के साथ साथ डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के प्रति हमारे शेयर्ड कमिटमेंट को भी सशक्त करता है। साथियों, ईयू के साथ हुआ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन और एप्टा समझौतों को भी कॉम्प्लीमेंट करेगा। इससे ट्रेड और ग्लोबल सप्लाई चेन दोनों को मजबूती मिलेगी। मैं भारत के नौजवानों को, सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये समझौता आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। साथियों, इस ट्रेड डील से भारत में मैन्युफैक्चरिंग को तो बल मिलेगा ही, साथ ही सर्विसेज से जुड़े सेक्टर का भी और अधिक विस्तार होगा। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दुनिया के हर बिजनेस, हर इन्वेस्टर के लिए भारत पर कॉन्फिडेंस को और मजबूत करेगा। साथियों, भारत आज हर सेक्टर में ग्लोबल पार्टनरशिप पर बहुत अधिक काम कर रहा है। मैं अगर एनर्जी सेक्टर की ही चर्चा करूं तो यहां एनर्जी वैल्यू चेन से जुड़े हुए अलग अलग क्षेत्रों में निवेश की बहुत संभावनाएं हैं। आप एक्सप्लोरेशन का ही क्षेत्र ले लीजिए। भारत ने अपने एक्सप्लोरेशन सेक्टर को काफी ओपन कर दिया है। आपको हमारे डीप सी एक्सप्लोरेशन से जुड़े समुद्र मंथन मिशन की भी जानकारी है। हम इस दशक के अंत तक अपने ऑयल एंड गैस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को $100 बिलियन तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य एक्सप्लोरेशन के दायरे को भी 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक विस्तार करने का है। इसी सोच के साथ हमारे यहां 170 से अधिक ब्लॉक्स को अवार्ड किया जा चुका है। अंडमान निकोबार का बेसिन भी हमारी नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन होप बन रहा है। हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रणय, क्योंकि लंबा इंतजार करना पड़ा, लगभग 20 साल, और तब जाकर ये समझौते की टेबल पर हम आ पाए हैं और डील बन पाई है। लेकिन मेन अड़चन, मुख्य अड़चन अगर किसी को कहें तो वो क्या थी? ईयू की क्या मांगे थी? भारत किस तरह की अपनी बातें रख रहा था? और हम ये माने कि हर उन मुद्दों पर बातचीत और सहमति बन गई है या कहीं बात अटकी हुई लग रही? देखिए, आमतौर पर जैसे कहा जाता है हमारे यहाँ पे कि हर समय हर चीज का एक योग होता है और समय आने पर वो चीजें होती हैं। वो समय अभी क्यों आया? अभी इसलिए आया क्योंकि अब यूरोप को भी इस चीज का एहसास हुआ कि वो कमजोर जमीन के ऊपर खड़े हुए हैं। चीन पर उनकी निर्भरता उनके लिए घातक साबित हो सकती है। बहुत ज्यादा किसी भी एक देश पर निर्भरता जो है, उस लिवरेज को वेपनाइज किया जा सकता है। ये एहसास यूरोप को हुआ और इसलिए यूरोप को ये लगा कि भारत एक बड़ा और मजबूत साझेदार हो सकता है। साथ ही हम जिन आंकड़ों की बात कर रहे हैं, 2 अरब से ज्यादा की आबादी इससे प्रभावित होती है। यूरोप को यह लगता है कि भारत के साथ ये साझेदारी न केवल उन्हें विकल्प देगी बल्कि उनकी तकनीक के लिए एक नया और बड़ा मजबूत बाजार भी देगी। क्योंकि देखिए, अगर आप ईवी टेक्नोलॉजीज की बात देखें या ग्रीन टेक्नोलॉजीज की बात करें तो वो चीन में उनके लिए बड़ा बाजार इसलिए नहीं हो सकता है कि चीन खुद इस चीज का बहुत बड़ा निर्यातक है। भारत को तकनीक की जरूरत है। बाजार के सिद्धांत जो हैं वो लेन और देन पर चलते हैं, मांग और आपूर्ति से संचालित होते हैं। यहां पर मांग और आपूर्ति का जरा
अगर आप तराजू देखिए, भारत के पास में आबादी ज्यादा है, टैलेंट ज्यादा है, मैन पावर ज्यादा है। यूरोप के साथ पास इस चीज की कमी है। यूरोप के पास तकनीक है, यूरोप के पास निवेश के साधन है। भारत को निवेश और तकनीक की जरूरत है अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए। यानी हर लिहाज से ये एक विन विन की साझेदारी हो सकती है। लेकिन अभी तक ये मामला रुका क्यों था? क्योंकि एग्रीकल्चर का क्षेत्र ऐसा था। इससे पहले तक जब हमने देखा कि 2012-13 के अंदर ये बातचीत रुकी थी, तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो लेबर रिफॉर्म से जुड़ी हुई थी, क्योंकि यूरोप के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो, ह्यूमन राइट के इश्यूज हों, उनके लॉज ऐसे हैं, उनके नियम ऐसे हैं जिनके अंदर सुधारों की जरूरत थी, मार्केट ओपनिंग अप की जरूरत थी। 2014 के बाद आप देखें तो सरकार ने बहुत सारे व्यापक सुधार किए हैं। नया लेबर कोड लागू हुआ है। इसके साथ साथ बाजार के अंदर जो है जाबा खोला गया है बाजार को। इससे रास्ता आसान हुआ है यूरोप के लिए साझेदारी बढ़ाने का। और इसके बाद अगर आप देखें तो 2022 में कोविड के संकट के बाद में यूरोप की घबराहट बढ़ती है। अमेरिका में टैरिफ की तरफ से लगाए जाने वाले टैरिफ के बाद यूरोप की उलझन बढ़ती है और रूस यूक्रेन जंग के बाद में वहां पर अनिश्चितता बढ़ती है। और इसके कारण भारत के साथ साझेदारी आज यूरोप को सबसे मजबूत विकल्प नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।